नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और यह कहा गया कि मनीष कश्यप पर 14 एफआईआर दर्ज हैं कई सरकारी काम में बाधा डालने की, क्योंकि वो कई बार अस्पताल में गए, वहां की कोई कमियां दिखाने की बात की तो डॉक्टरों ने एफआईआर करा दी कि ये सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे। आपने देखा होगा ये जो यूट्यूब पत्रकार है मनीष कश्यप, ये कई बार सरकार की जो पोल खोलते नजर आते थे। कहीं स्कूल में गए तो टीचर का इंटरव्यू ले लिया, वो टीचर कुछ नहीं बता पा रहा है। कहीं अस्पताल में गए तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, उनकी पोल खोलते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने जिस तरह से मनीष कश्यप की गिरफ्तारी की है और उनकी कुर्की की है, घर का सामान खिड़की दरवाजे तक निकाल लिए हैं, यहां तक कि हथकड़ी डालकर मनीष कश्यप को ले गए, जिसको लेकर कानून के जानकार भी ये कह रहे हैं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिससे कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है कि वो फरार हो जाएगा, वो भाग सकता है, गंभीर अपराधी नहीं है, ऐसे में हथकड़ी लगाना ये सुप्रीम कोर्ट के नियम का उल्लंघन है। और आपको बता दूं कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, और इस केस में साफ साफ कहा गया था कि किसी को भी जब तक आप अपराधी घोषित व्यक्ति नहीं हो जाता है, कोर्ट से सजा नहीं हो जाती है, तब तक आप उसको हथकड़ी नहीं लगा सकते, तब जबकि वो कोई गंभीर और खूंखार अपराधी ना हो। क्या मनीष कश्यप कोई आतंकवादी है? क्या मनीष कश्यप के पास से कोई बहुत बड़े असलाहों का जखीरा मिला है? क्या मनीष कश्यप की वजह से कोई गैंग सक्रिय हो सकते हैं और पुलिस पार्टी पे हमला हो सकता है कि वो फरार हो सकता है? ऐसा तो कुछ नहीं है। बिहार का युवा मनीष कश्यप को पसंद कर रहा था, क्योंकि जो पत्रकारिता वो करते हैं, जिस पर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने फेक वीडियोस डाले हैं, उन्होंने फर्जी वीडियो डालकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में तमिलनाडु में चुनाव है, लेकिन तमिलनाडु में जिस तरह से बिहार के जो मजदूर हैं उनके पीटते पिटाते हुए वीडियो आए थे, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि अब तमिलनाडु पुलिस ने भी 13 एफआईआर दर्ज की हैं, एक दो नहीं 13, कि मनीष कश्यप और उसके साथी ने तमिलनाडु की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की और एक फर्जी न्यूज बनाई कि रेल के नीचे कटकर एक बिहार का मजदूर ट्रेन में चढ़ते समय गिरकर कट गया और वो मर गया, लेकिन उसको यह कहा गया कि वहां उसकी हत्या कर दी गई है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि ऐसी कोई बात हुई नहीं थी और वो एक दुर्घटना थी, लेकिन मनीष कश्यप ने वो वीडियो बनाई और फिर उस वीडियो को प्रसारित कर दिया गया, और प्रसारित जब कर दिया तो उससे पूरे बिहार में और तमिलनाडु में भी इस बात को लेकर के आक्रोश फैल गया और लोग वहां से पलायन करने लगे। तो ये कहते हैं कि भाई ये जो है इस तरह का काम हुआ है, इसमें ये सब देखते हुए गिरफ्तारी की गई है। अब इस सब मामले को देखते हुए बिहार में खास तौर पर इस बात को लेकर चर्चा है कि यदि मनीष कश्यप ने कोई फर्जी वीडियो बनाई थी, मनीष कश्यप कोई ऐसी पत्रकारिता करता था, तो तमिलनाडु में यदि उसकी वजह से पलायन हुआ है और वो फर्जी था कि वहां बिहार के मजदूरों के ऊपर किसी ने कोई हमले नहीं किए, किसी को वहां बिहार का होने के कारण पिटाई नहीं की है, तो फिर क्या वो जो लोग वीडियो में बोल रहे थे वो सब फर्जी थे? तो अब अगर वो लोग आगे आते हैं जो तमिलनाडु से पलायन करके नौकरी छोड़कर वो बिहार में आए हैं, क्या वो अभी सामने आएंगे? लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहा है कि मनीष कश्यप जो कि एक पत्रकार है, यूट्यूब ही सही, क्योंकि आज तो देश के अंदर सभी यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े चैनल और उनके पत्रकार यूट्यूब चैनल पर हैं, हम सब जानते हैं। रवीश कुमार एनडीटीवी छोड़ने के बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और वो कह रहे थे कि अब मैं यूट्यूब पर मिलूंगा। वो कांग्रेस जो ये बात कर रही है और विदेश में जाकर के राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र खतरे में है और लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, पत्रकारों को बोलने की आजादी नहीं है, वो कांग्रेस मौन है। पंजाब का एक भी कांग्रेस का लीडर इस मनीष कश्यप की गिरफ्तारी और उसके तरीके पर बात नहीं कर रहा है। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि मनीष कश्यप पर 14 एफआईआर अगर हुई हैं तो वो सब फर्जी हैं। तमिलनाडु में यदि 13 एफआईआर हुई हैं तो वो सब फर्जी हैं। ये फर्जी है कि असली, इसका फैसला तो कोर्ट करेगा। लेकिन जो तरीका है कि जिस तरह से कुर्की की गई,
जिस तरह से गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगाई गई और अंगोछा मुंह पर ढक दिया गया, लोग ये कह रहे हैं बिहार के कि ये तो जो है आतंकवादियों के खिलाफ होता है। एक पत्रकार के खिलाफ इस तरह का काम क्यों? इसका जवाब बिहार की सरकार को देना चाहिए। लेकिन इस मामले में जिस तरह का काम किया गया है, इस सबको देखते हुए अब यह लग रहा है कि जिस तरह से मनीष कश्यप ने कहा था कि यदि मेरी गिरफ्तारी हुई तो 3 महीने में बिहार की सरकार गिर जाएगी। किस बेस पर मनीष ने कहा था, यह तो मनीष ही जवाब देंगे। लेकिन जो बिहार के युवा हैं उनका कहना है कि मनीष एक वो व्यक्ति है जो आम आदमी की आवाज बनता था। हो सकता है अति उत्साह में कई बार उसने कुछ अपशब्द बोल दिए हों, किसी अधिकारी को डांट दिया हो, जो कि उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता करना हर किसी के बश का नहीं है। किसी को पता नहीं होता। आजकल यूट्यूब हर एक आदमी मोबाइल ले लेता है, एक आईडी बना देता है, एक माइक ले लेता है और पत्रकार बन जाते हैं। यूट्यूब पर क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किसी व्यक्ति से बात करते समय, प्रश्न पूछते समय कैसा लहजा होना चाहिए, इसकी ना तो ट्रेनिंग लेता है कोई और ना कोई डिग्रियां उनके पास हैं, और बस सड़कों पे उतर जाते हैं माइक आईडी लेकर के अपने को पत्रकार बताते हुए। और इस तरह से भारत के अंदर लाखों की संख्या है, क्योंकि अभी तक गाइडलाइन कोई भारत में बनी नहीं है, सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया नहीं है। और समय समय पर यह देखा गया है कि ऐसे कई पत्रकार जो देश का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं, वो इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन मनीष कश्यप को लेकर बिहार के युवा ये कह रहे हैं कि ये तो हमारी आम आदमी की आवाज बनता था, हमने जहां बुलाया कोई कमी बेसी देखी उसको इसने उठाया है। तो क्या बिहार के युवाओं की आवाज बनना और सरकार से सवाल पूछना, यह मनीष कश्यप को अपराधी बना दिया इसने? ये मनीष कश्यप के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की गई है, जो कि आतंकवादियों पर जैसी कार्रवाई होती है उस तरह की त्वरित कार्रवाई, सख्त कार्रवाई, क्या इसलिए की गई कि उसने सरकार से सवाल पूछ लिया, तेजस्वी यादव से सवाल पूछ लिया कि 150 करोड़ का बंगला 4 लाख में कैसे खरीदा? अब ये तो एजेंसियां कह रही हैं कि जो वहां घोटाला हुआ, ईआरसीटीसी घोटाला, उसके पैसे से दिल्ली में जो संपत्ति खरीदी गई, वो संपत्ति उस समय मार्केट रेट जब 150 करोड़ था, उसकी मार्केट वैल्यू के कितना भाग बढ़ेगा? केवल 4 लाख रुपए देकर उसके मालिक बन गए। अब ये सारे चैनल ने दिखाया, लेकिन मनीष कश्यप, जैसा मैंने कहा कि भाषा का शायद ध्यान नहीं किया गया और इसलिए उसने सीधा जो सवाल किया उससे बिहार की जनता वो तो काफी सवाल पूछ रही थी, क्योंकि मनीष कश्यप के काफी फॉलोवर हैं। लेकिन अब जिस तरह की बात हुई है उसको देखते हुए आपको बता दें कि इस बात में यूपी के डिप्टी एसपी हैं जो रिटायर हैं, अविनाश गौतम, वो भी कहते हैं कि जो कार्रवाई हुई है इतने सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी। और इस मामले में यह भी ध्यान देने की बात है कि बिहार में एक तरफ सरकार के टूटने का क्रम चल रहा है, जिस तरह से लालू प्रसाद का परिवार, पूरा का पूरा परिवार, वो एक घोटाले में फंसता नजर आ रहा है। नौकरी के बदले जमीनें नाम लिखवा ली गई और उस मामले में अभी हाल ही में वो जमानत पर हैं। 4 घोटाले पर पहले से जमानत पर थे, लेकिन अब आईआरसीटीसी घोटाले में भी तेजस्वी यादव जिस तरह से फंस रहे हैं, ये ईडी के सूत्रों का कहना है कि उनको आज नहीं तो कल जेल में जाना पड़ेगा। और ये जिस दिन जेल गए, समझिए उसी दिन बिहार की सरकार गिर सकती है। इसके बाद क्या बात तो ये भी चल रही थी कि नीतीश कुमार ने जब से मुख्यमंत्री बिहार के बने हैं, उसके बाद से ही आरजेडी के नेताओं में बौखलाहट थी कि भाई सीटें हमारी ज्यादा हैं और ये नीतीश कुमार क्यों मुख्यमंत्री रहेंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। यानी सरकार की अंदर की चीजें चल रही थी, उससे एक तरफ ध्यान भटकाने के लिए यह कार्रवाई कर दी गई। यह लोगों का कहना है, बिहार की जनता का। और बिहार की जनता का यह भी कहना है कि जब हम बात करते हैं आर्थिक विकास की, उन्नति की, तो बिहार की सरकार कहती है साहब हमारे पास तो पैसा नहीं है, फंड नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए बिहार में विकास हम ठीक से नहीं कर पा रहे। लेकिन दूसरी तरफ यही बिहार सरकार जातीय गणना करने के लिए 500 करोड़ का बजट रखती है। तो बिहार की जनता कह रही है कि पहले जातीय गणना जरूरी है या बिहार का विकास? जिन युवाओं को 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव ने किया था जब वो सत्ता में नहीं थे, वो जरूरी है कि छात्रों पे लाठी चलाना? बहरहाल मनीष कश्यप पर जो एफआईआर हैं वो कितनी सच्ची हैं इसका फैसला कोर्ट करेगा।
लेकिन इसके पहले जो कार्रवाई की गई है इसको लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। और सवाल कांग्रेस के राहुल गांधी से भी जनता पूछ रही है कि आप विदेश की धरती पर जाकर यह कह रहे थे कि केंद्र में मोदी सरकार है तो सभी संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस बीजेपी वालों का कब्जा है और इसलिए पत्रकार अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। तो जब बिहार में एक पत्रकार के ऊपर इस तरह की कार्रवाई होती है, उसके घर की कुर्की कर दी जाती है, खिड़की दरवाजे उसके लिए जाते हैं और हथकड़ी डालकर मुंह पर गमछा ढककर उसको कोर्ट तक में ले जाया जा रहा है, तमिलनाडु की पुलिस भी पहुंच गई है, तब ऐसे में क्या राहुल गांधी जी पूरे देश को यह बताएंगे कि यह बिहार में जो हो रहा है इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? बिहार की सरकार जो कर रही है, क्या यह पत्रकारों की आवाज दबाने का एक क्रम नहीं है? सही गलत का फैसला बाद में होगा, लेकिन बात यह उठ रही है कि जो तरीका है क्या वो तरीका सही है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।